बिहार में प्रशासनिक सेवा में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला। 21 आईएएस को मिली नई जिम्मेदारी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। अक्टूबर में बिहार आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, विधानसभा शताब्दी समारोह में करेंगे शिरकत। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से, रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार का कमाल, हाई जंप में सिल्वर मेडल पर किया कब्जा, पीएम मोदी ने दी बधाई। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। अगले महीने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार आएंगे। राष्ट्रपति बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, जिसकी जानकारी स्पीकर ने खुद दी। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ने अक्टूबर माह में दुर्गा पूजा के बाद इस कार्यक्रम के लिए समय देने की बात कही थी। और अब आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष इससे पहले भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं और उस समय भी आश्वासन मिला था, लेकिन फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद राष्ट्रपति के आने का जो तारीख थी वो तय नहीं हो पाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से सहमति बन गई है। राज्य सरकार ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और बिहार प्रशासनिक सेवा के 87 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। 108 अधिकारियों के तबादले में 10 डीडीसी और 47 एसडीओ भी शामिल हैं। बड़े पैमाने पर किए गए इस ट्रांसफर लिस्ट में अपर समहर्ता और उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इसमें 12 उप विकास आयुक्त, 9 अनुमंडल पदाधिकारी और वरीय उप समहर्ता स्तर के पदाधिकारियों का भी तबादला किया गया है। तो 87 पदाधिकारियों का तबादला किया गया है, 12 उप विकास आयुक्त का तबादला किया गया है, तो 9 अनुमंडल पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। तो एक बड़े पैमाने पे जो अधिकारी हैं उनका तबादला किया गया है। दरअसल पंचायत चुनाव से पहले इस तरीके से फेरबदल एक बड़े संकेत देता है। लगातार प्रशासन जो है वो अब सख्त है तमाम चीजों को लेकर के, अच्छी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। इसी वजह से लगातार ये बड़ी जो हम कह सकते हैं फेरबदल सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव से पहले की गई है। रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल में नामांकन के पहले दिन कुल 31 प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया। दवात प्रखंड कार्यालय परिसर में विभिन्न पदों के लिए 5 काउंटर बनाए गए थे, ताकि कोरोना काल में प्रत्याशी जो हैं वो भीड़ से बच सके। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा कोविड-19 जांच सेंटर भी बनाया गया, जहां प्रत्याशी या उनके प्रस्तावक अपना कोविड जांच रैपिड एंटीजन किट से करा सके। नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में केंद्र सरकार की LWE योजना के तहत कुल 250 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में इस योजना के तहत 18 फीट चौड़ी सड़क बनाने से आवागमन में सुविधा तो होगी ही, साथ ही नक्सल गतिविधियों पर भी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार की एक योजना है भारत माला परियोजना, और उसी परियोजना के तहत ये सड़क बन रही है, जो औरंगाबाद जिले के मदनपुर और गया जिले के आमस के बीच से शुरू होगी, पटना होते हुए दरभंगा जयनगर तक की सड़क जाएगी। कोरोना के देखते हुए कुछ बंदिशों के साथ पटना के गांधी घाट पर अब हर शनिवार और रविवार को गंगा आरती होगी। पर्यटन विभाग के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने गुरुवार को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। घाट की क्षमता से आधे दर्शकों को गंगा आरती देखने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही एंट्री गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक दूरी का हर हाल में पालन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर
टेबल, कुर्सी, रेलिंग सहित जो भी सामग्री दर्शकों के संपर्क में आएगी उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा और कार्यक्रम स्थल के आसपास थूकने पर भी रोक लगाई गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए माइक से उद्घोषणा की जाएगी। तो बता दें आपको कि दर्शकों के लिए कई गाइडलाइंस हैं जिन्हें उन्हें पालन करना होगा। गांधी घाट पर अब आरती जो है वो होगी और दर्शकों के लिए जो खास नियम है वो पालन किया जाएगा। कोविड-19 के जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये गंगा आरती किया जाएगा। इसमें 50% जो लोग हैं वो शामिल हो पाएंगे घाट की क्षमता को देखते हुए। और बता दें आपको कि गांधी घाट पर जो कई नियम हैं दर्शकों के लिए वो बनाए गए हैं, लेकिन एक खुशी की बात जरूर है कि लोगों को अब गांधी घाट पर गंगा आरती का भी देखने को मिलेगा। गंगा आरती में वो शामिल भी हो सकते हैं। हालांकि कई ऐसे नियम हैं जिनको पालन करना बेहद जरूरी होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में चेतावनी दी गई है। तो बड़ी खबर, बिहार के 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है और आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में ये चेतावनी दी गई है। अलर्ट किया गया है लोगों को। वज्रपात और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की बेहद जरूरत है। लोगों को जब भी बारिश हो तो घरों से निकलने की जो साफ तौर पर मनाही है वो मौसम विभाग करता आ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और कई जिलों के लिए ये अलर्ट जो है मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वज्रपात और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निर्भय किशोर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्भय, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में बाढ़ की स्थिति तो बनी ही हुई है, ऐसे में लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है, कितना खतरा है? बिल्कुल पूजा, साफ तौर पर देखा जाए तो खतरा लगातार बढ़ रहा है। और अगर आगे आने वाले 5 दिनों तक की बात करें तो लगभग उत्तर बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थितियां बन रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि अगले कुछ घंटे में पश्चिमी चंपारण हो, सिवान हो, इसके अलावा भागलपुर जैसे जो इलाके हैं वहां पर बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। कहीं ना कहीं ये खतरा बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जो जिले हैं वो वर्तमान में भी बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और यहाँ लोग वैसे भी डरे। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके ये जानकारी दी है, ये जानकारी भी लोगों को सचेत करने के लिए है कि अगर आप जहाँ भी हो सुरक्षित रहे, सुरक्षित जगह पर स्थान ग्रहण कर ले। साथ ही साथ जो भी लोग निचले इलाके में है, खास करके जहाँ बाढ़ की विभीषिका है, वहाँ जो लोग निचले इलाके में फंसे हुए हैं वो लोग भी सुरक्षित स्थानों पर अपना स्थान ग्रहण कर ले, ताकि इससे किसी भी तरीके की जनहानि ना हो सके। साथ ही साथ लगातार बाढ़ की जो खबरें दिखाई जा रही है, गंगा का जलस्तर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, हालांकि अभी घटता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर गंडक की बात करें तो गंडक में पिछले दिनों ही लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। तो पश्चिमी चंपारण के जो इलाके हैं, इसके साथ साथ जो गंडक के आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ की दंश झेल रहे हैं। तो साफ तौर पर उनके लिए भी एक खतरा है। और मौसम विभाग ने आगे आने वाले 5 दिनों की अगर बात करें तो 5 दिनों में जो जानकारी दी है उसके अनुसार कुछ ही ऐसे जिले हैं जिनको छोड़ करके बाकी लगभग सभी जिले अभी संकट में हैं। और एक बार फिर से जो मानसून है, मानसून एक्टिव होता दिख रहा है और इसका असर है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी मानसून एक्टिव है। और ऐसे में बिहार के जो इलाके हैं वहाँ भी कई जिले हैं परेशान है। पिछले दिनों भी हमने देखा था, चाहे पटना की बात करें या फिर पटना के पास अन्य कई और जिले हैं बिहार में जो लगातार बारिश हो रही है। और खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं, सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं आप, दरभंगा की बात कर ले, मधुबनी की बात कर ले, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इधर लगातार बारिश हो रही है। और इसी का कारण है कि पिछले लगभग 1 महीने से लोग बाढ़ के संकट में हैं और लगातार सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं कि सरकार उन तक राहत पहुंचाएगी। पिछले दिनों भी हमने देखा था पूजा, जब सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा का दौरा किया था, वहाँ कई ऐसे जो गांव हैं जलमग्न है,
तो ऐसे में लोगों के लिए खतरा है और फिलहाल लोगों को इसके लिए डीटीवी भारत भी चाहेगा कि सुरक्षित और जो स्थान है वहां पर ग्रहण कर ले, ताकि आने वाले दिनों में और संकट का झेलना पड़े और जनहानि ना हो अधिक से अधिक। बिल्कुल निर्भय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि लगातार जो मौसम विभाग है वो अलर्ट जारी कर रहा है और मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में लोगों को बेहद जरूरत है कि वो सावधानी बरतें। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी समेत कई ऐसे जिले हैं जिसमें चेतावनी जारी की गई है। मधुबनी की बात कर लिए, सीतामढ़ी की बात कर लिए, तो इन सभी जिलों में वज्रपात और भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्र विद्यालय प्रबंधन द्वारा टीसी, नामांकन से लेकर मार्कशीट तक के लिए अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं। वहीं विद्यालय के अंतिम शिक्षकों ने, अतिथि शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि उनकी नियमित हाजिरी नहीं बनाई जाती है, उनके भुगतान में भी अनावश्यक देरी की जाती है। साथ ही शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद प्राइवेट शिक्षक रखे गए हैं और उनके भुगतान के लिए बच्चों से फी ली जाती है। इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य ने कहा है कि कुछ नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा छात्रों को भड़काया जा रहा है और इनके खिलाफ अनुशासनहीनता की शिकायत की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि सारे आरोप निराधार हैं। तो बता दें आपको कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में धांधली का आरोप छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने लगाया है, जिसके बाद से उन्होंने प्रदर्शन किया है। कई सारे आरोप हैं जो शिक्षकों के द्वारा लगाया जा रहा है। समय पर उनका जो भुगतान है वो नहीं किया जाता है और कई तरीके के जो छात्र हैं उन्होंने सवाल जो है आरोप लगाया है स्कूल के ऊपर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्वनी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला। जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है 10th क्लास का, जो 10वीं का, उसको लेकर के 9वीं क्लास के जो छात्र छात्राएं हैं तो विद्यालय में जाकर अपना टीसी मांगने जाते हैं तो वहाँ टीसी देने के नाम पर जो है पैसे दिए जा रहे हैं, जो कि निःशुल्क देना है। टीसी जो होता है निःशुल्क देने का, जो हमने शिक्षा विभाग के अधिकारी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। टीसी जो है फ्री में देना है, लेकिन शिक्षकों का लगातार इस तरीके से जो है वाकया सामने आ रही है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले, बीते 4 दिन पहले की बात करें तो दिनारा में भी एक तरीके से वहां से वीडियो सोशल मीडिया पर से वायरल हुआ है और उसमें कार्रवाई भी हुई है। जी अश्विनी, ये भी जानना चाहेंगे कि शिक्षक जो हैं वो क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं? शिक्षक की कोई अभिभावक की बात कर रहे हैं। जी, मैं बात को बता दूं कि अभिभावक आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से छात्र छात्राओं से जो पैसे लिए जा रहे हैं बिल्कुल निराधार और अवैध है। अश्वनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि जो छात्र छात्रा हैं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनसे अवैध जो मांग है पैसे की वो की जा रही है। जो भी स्कूल के खास सर्टिफिकेट हैं उनको लेकर भी उनसे जो राशि है वो स्कूल के द्वारा ली जा रही है। तो गंभीर आरोप छात्र छात्राओं ने माध्यमिक विद्यालय के ऊपर लगाया है और बड़ा धांधली का आरोप लगाया गया है। टीसी कटाने के लिए पैसा लिया गया है। कितना रुपया लिया गया है? लग रहा है टीसी कटा रहा है। तब इंटर में एडमिशन कराने के लिए कि टीसी कटाने के लिए? टीसी कटाने के लिए कौन ले रहा है? जीसा सर मांग रहे थे। विद्यालय में बच्चों से टीसी में 40 रुपया, एडमिशन में 50 रुपया और अन्य सारे जो भी निर्धारित रजिस्ट्रेशन से लेकर सब चीजें, सब में अधिक पैसा लिया जाता है। प्रभारी जी से कहने पर वे कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो करेंगे। शिक्षकों के साथ भी दमनकारी नीति अपनाई जाती है। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का कल निधन हो गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि आज 12 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिद्धार्थ का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हुआ था। दरअसल कार्डियक अरेस्ट जो है उनको हुआ था, जिसके बाद से उन्हें हार्ट अटैक हुई और उनका निधन हो गया। बता दें आपको कि आज ओशावारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा और पार्थिव शरीर जो है वो पहले घर लाया जाएगा, उसके बाद ब्रह्मा कुमारी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल आज सिद्धार्थ का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सामने आ जाएगा
और क्या वो खास वजह रही जिसकी वजह से उनका निधन हुआ, ये इन बातों का भी खुलासा उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आने के बाद हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जो हैं वो जाने माने सितारे थे, लगातार उनके माफ कीजिएगा सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं उनके निधन के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुख व्यक्त कर रहे हैं। कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने ट्वीट कर अपना दुख जो है वो सामने लाया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और लगातार अगर सिद्धार्थ की बात कर ले तो उन्होंने कई ऐसे टीवी शोज किए थे, बिग बॉस 13 के विजेता भी रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कई ऐसे टीवी शोज किए थे जिसके बाद से वो फेमस हुए थे। कई ऐसे फिल्में भी उन्होंने की है और लगातार जो फैंस हैं उनमें दुख का माहौल है, सभी उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र के राजस्थानी समाज भवन धर्मशाला के समीप 3 कोयला व्यवसायियों पर बाइक सवार 2 लोगों ने अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी, जिससे घायल अवस्था में पुलिस ने नीरज तिवारी और रौनक गुप्ता को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बता दें आपको कि पूरे मामले को लेकर के जो पुलिस है वो इस में छानबीन में जुट गई है। कोयला व्यवसायी के साथ ये पूरी जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया है। बाइक सवार 2 लोगों ने अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी और जिससे घायल अवस्था में पुलिस ने जो 2 व्यवसायी हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया। और सूत्रों की माने तो ये भी बात सामने आ रही है कि एक की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पूरे मामले में जो पुलिस है वो छानबीन में जुट गई है। मुंगेर में संदलपुर में पुरानी रंजिश के कारण सब्जी के थोक विक्रेता मुकेश यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से मुकेश यादव बुरी तरीके से घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और घायल की पत्नी इंदिरा देवी ने यह आरोप लगाया है कि गांव के ही लोगों ने मारने की कोशिश की। ये लड़का पर काम हो रहा था, लड़का था सर, दोनों तरफ से गोली चल रहा था, 10 राउंड गोली चला, रोड दे करके जा रहा था। इसी में उन लोग नहीं जाने देता है, पहले का झगड़ा है उन लोग का। हाँ, मेरा बेटा का भी नाम दिया था, उसके बाद हम बेटा को यादव से, जगदम्बी यादव का बेटा निराला यादव से, कुछ का नहीं सर, दूसरे से चल रहा था, झगड़ा ने उसको था। मेरे बेटा को बलजबरी फंसाया, दूसरा लोग गोली मारा उसके बेटा को, मेरा बेटा को बलजबरी नाम दिया। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के दानापुर उसरी मार्ग के ढिबरा गांव के पास ऑटो और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 3 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तीनों घर से फॉर्म भरने के लिए बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान ढिबरा गांव के पास तेज रफ्तार ऑटो से सीधी टक्कर में तीनों की मौत हो गई। बाजार से उसरी मार्ग पर ढिबरा मोड़ के पास सवार ऑटो एवं मोटरसाइकिल में टक्कर होने के कारण 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सबको अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर लाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई गई। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना मदरवानी गांव में पुलिस ने छापेमारी करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। साथ ही इस मामले में भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण और मशीन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव के ही लाल बहादुर यादव के घर मिनी गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दल बल के साथ गांव में छापेमारी की। वहीं इस मामले में हथुआ एसडीपीओ ने बताया है कि पंचायत चुनाव के दौरान जिले के बाहुबली सतीश पांडे के सहयोगी पर जानलेवा हमला कर बदला लेने के उद्देश्य से भारी मात्रा में हथियार बनाकर हमले की तैयारी चल रही थी। दिनांक 1/9/2021 को थाना अध्यक्ष फ्लोरिया को गुप्त सूचना मिली कि
मदरवानी स्थित लाल बहादुर यादव के घर में कुछ अपराधकर्मी इकट्ठे हुए हैं। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष फुलवरिया द्वारा अपने 7 सहयोगी पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ विधिवत घर की तलाशी लेने पर लाल बहादुर के घर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित होते हुए पाया गया तथा वहां 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सड़क निर्माण में बरती गई अनियमितता का भारी विरोध किया गया, जिसकी जांच के आदेश जिलाधिकारी सुपौल ने दिए। जांच टीम ने स्थल पर पहुंच घटिया सड़क निर्माण की बारीकी से जांच की और सड़कों के कई हिस्सों से मटेरियल भी कलेक्ट किया गया। 2 सदस्यीय जांच टीम में शामिल सदस्य योगेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग सुपौल ने बताया कि जांच के उपरांत प्रथम दृष्टया सड़क के निर्माण में अनियमितता बरती गई है, साथ ही घटिया मटेरियल का भी उपयोग किया गया है। लोगों के कंप्लेन पे जांच की गई थी। प्रथम दृष्टया इस रोड में गड़बड़ी मुझे दिखी थी, क्योंकि तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा जब तक इसकी जांच न हो जाए तो उसके लिए मैंने अनुरोध किया था जिला पदाधिकारी महोदय को टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम गठित करने। तो आरसीडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की टीम हमारे साथ लगाई गई। आज उसकी जाँच हम लोगों ने किया है। लोगों के कंप्लेन पे जाँच की गई थी। प्रथम दृष्टया इस रोड में गड़बड़ी मुझे दिखी थी, क्योंकि तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा जब तक इसकी जांच न हो जाए तो उसके लिए मैंने अनुरोध किया था जिला पदाधिकारी महोदय को टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम गठित करने। तो आरसीडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की टीम हमारे साथ लगाई गई। आज उसकी जांच हम लोगों ने किया है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार यानी कि आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में स्थानीय समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मॉनसून सत्र सुचारू रूप से चले, इसको लेकर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श भी किया गया और विपक्ष भी राज्य सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। विपक्ष राज्य में विधि व्यवस्था समेत स्थानीय बेरोजगारी को रोजगार और अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरेगी। दूसरी ओर राज्य सरकार भी विपक्ष के सवालों के जवाब को देने की तैयारी में है। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें आपको कि गोपाल मंडल पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज किया गया है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां गोपाल मंडल के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल उन्होंने ट्रेन में, तेजस ट्रेन में उन्होंने, आपको बता दें कि हंगामा किया था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ट्रेन में, आपको बता दें कि बनियान पहनकर काफी ज्यादा गाली गलौज की थी, काफी हंगामा किया था, जिसके बाद से उन पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। बता दें आपको कि जेडीयू के विधायक हैं हम, और जिसके बाद आपको बता दें कि गोपाल मंडल के ऊपर यह कार्रवाई दिल्ली में की गई है, उन पर एफआईआर किया गया है। कल भी हमने आपको खबरें दिखाई थी कि किस तरीके से उन्होंने ट्रेन के अंदर गाली गलौज की थी। उसके बाद से तमाम मुद्दों को लेकर के तेज प्रताप यादव ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब इन पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में इन पर एफआईआर हुआ है। काफी आपत्तिजनक, आपको बता दें कि वेशभूषे में वो नजर आए थे, उन्होंने गाली गलौज की थी ट्रेन के अंदर। तेजस ट्रेन के अंदर का ये पूरा मामला है। गोपाल मंडल की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजस राजधानी एक्सप्रेस में उन्होंने हंगामा किया था। और कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से उन्होंने इस पर हंगामा किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रधान जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कल जिस तरीके से गोपाल मंडल ने पूरे ट्रेन में हंगामा किया, अब उन पे कार्रवाई हो गई है, किस नजर से देखते हैं आप इसको?
प्रहलाद जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हम आपका आवाज सुन रहे हैं ना जी। प्रहलाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कल जिस तरीके से गोपाल मंडल ने ट्रेन के अंदर हंगामा किया, अब उन पर FIR दर्ज हो गई है, सत्ता का नशा है क्या ये? हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो रेलवे थाना होता है वहाँ बैठ के उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहा हूँ और प्रक्रिया शुरू है। दर्ज होने के बाद जो कॉपी मिलेगा वो आपको भी सबमिट हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या ये सत्ता का नशा है जिसकी वजह से इस तरीके के? हाँ, नेचुरली जो चौथा टर्म विधायक है उनको भी पता नहीं है कि जहाँ पे चल रहे हैं और वहाँ पे किस तरह से चलना चाहिए, तो वो तो सत्ता का नशे का चूर नहीं है ना। तो बिल्कुल आपने FIR दर्ज करवाया है? हाँ, मैं खुद करवाया हूँ। आपके साथ भी कुछ हुआ क्या? मेरे साथ सारी घटनाएं मेरे साथ ही घटी थी रात में। क्या कुछ धमकी उनके द्वारा आपको दी गई थी? हाँ, उस समय तो गोली मारने की धमकी तक दे चुके हैं हमको ट्रेन में ही। इस सब घटना के बाद अगल बगल के लोग फिर कॉल किए, पुलिस आई, रात में गाड़ी वाले को पुलिस आई, उसके बाद ये हमको वहाँ से कोच बदल दिए, दूसरे कोच में ले गए, किस तरह घटना नहीं घट जाए। बिल्कुल प्रहलाद जी, तो तमाम दृश्य आपने देखा, किस तरीके से उन्होंने बवाल किया वो भी आपने देखा। अब आप FIR भी दर्ज करवाने के लिए पहुंच गए हैं और सत्ता का नशा ये बिल्कुल है जिसकी वजह से उनके द्वारा इस तरीके उनके साथ जो 3 लोग और थे जी, वो एकदम छीना झपटी कर रहे थे। उस क्रम में मैं FIR दर्ज किया हूँ, कॉपी भेजूंगा जी। मेरे मतलब मेंटल टॉर्चर, आर्थिक सब कुछ किए हैं वो, तो देखते हैं क्या होती है। हम तो बैठे हैं। प्रहलाद जी, आपसे एक और सवाल है कि आपने JDU के विधायक हैं और इन पर आपने FIR दर्ज किया गया। मैं नहीं जानता था कि JDU के विधायक हैं। मैं जब पहली बार उनको बात किया उस विषय में, तो उस समय तक हमको पता नहीं था एक यात्री हम भी हैं, एक यात्री वो भी हैं। अच्छा। बाद में वो खुद बोले कि मैं तुम्हारा बाप का विधायक हूँ, ऐसे करके गाली गलौज किए, मारा पीटी किए, मेरा चेहरा देखने के लिए मेरा मास्क हटाए अपने हाथ से। मतलब वो इस तरह जो माननीय विधायक के साथ ये शोभा नहीं देता है इस तरह से हरकत। अगर हम गलत कहते तो अपना बताते कि हाँ भाई क्या है नहीं है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया मेरे को। बिल्कुल प्रहलाद जी, तो आप FIR करने पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि विधायक पर दिल्ली में FIR हो गया है, जिस तरीके से उन्होंने ट्रेन में बवाल मचाया था, उसके बाद से एक यात्री हैं जिन्होंने अब उन पर FIR दर्ज कराया है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए 10वां दिन खास होने वाला है। 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी अवनी लेखरा आज 50 मीटर में अपना दमखम दिखाने उतरेंगी। वहीं हाई जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवीण कुमार सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने प्रवीण कुमार को ट्वीट कर बधाई दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।